Hello, this is the second part of the first class. Okay, the first video had been uploaded. We are deliberately keeping the video short so that you don't need to concentrate over a longer period of time. 1 घंटा सवा घंटा बहुत होता है लगातार पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा अभी शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, आपका एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो जाता है और उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको शुरू में. सी इन दिस सेकेंड पार्ट हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे. एक तो कुछ सिंबल्स देखना है हम लोगों को. ओके, दिस इज हैंगी. ठीक है, लिखने के लिए सीखना है डिपिक्शंस. ठीक है, डिपिक्शन कहा जाता है कैसे हम चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं. ठीक है, तो कैसे हम चीज़ों को दिखाते हैं, पहला चीज़ हमारा क्या रह गया, कैसे डिपिक्ट करेंगे हम चीज़ों को. ठीक है, कुछ सिंबल्स देखना है हम लोगों को. दूसरा चीज़ क्या है, रिलेशंस को समझना है. रिलेशंस क्या होते हैं. ठीक है, बहुत आसान चीज़ है. और थर्ड, डोमेन और रेंज क्या होता है. वी हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो, बट वी विल अगेन सी देम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. So let's start from the first symbols. ज़्यादा नहीं है, 2-3 सिम्बल्स हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से अच्छे समझने की कोशिश करनी है. क्यों? क्योंकि उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकें. हर समय इंग्लिश लैंग्वेज लिखना पॉसिबल नहीं है, लंबे लंबे लाइंस बन जाएंगे, इसलिए सिम्बल्स बनाया गया है. जैसे कि ये, ठीक है, सी लिख के इसको बीच में ऐसे क्रॉस कर देना. एप्सिलॉन का सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैथ में बिलोंग्स टू. इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, लेट्स से अ नंबर 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इजंट इट. 2 रियल नंबर्स को बिलोंग करता है. आर जो है कैपिटल लेटर, मैंने बताया था मैथ और ये फंक्शन और रिलेशंस वाले चैप्टर में, इसका मतलब रियल नंबर्स का सेट होता है, पूरा कलेक्शन जो है रियल नंबर का. ठीक है, इनका पूरा जो फैमिली है, पूरे रियल नंबर्स की जो फैमिली है उसको डिपिक्ट करता है ये आर. उसी तरह आई से इंटीजर को डिपिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत जगह मैथमेटिक्स में ऑथर्स लिखते हैं आई मीन्स इंटीजर. उसी तरह एन नेचुरल नंबर हो सकता है. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये यूजुअल सिंबल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं इनको. मोस्टली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर के बगल में अगर प्लस लिखा हुआ है तो ये हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के पास अगर नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव रियल नंबर्स. तो 2 बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रियल नंबर्स. समझ में आ गया, बहुत आसान है ये सिंबल समझना. जैसे -4 बिलोंग्स टू रियल नंबर. उसी तरह किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. ठीक है, मान लेते हैं x कोई वेरिएबल है, हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर. मतलब x वो सारी वैल्यूज अज्यूम करेगा, x वो सारी वैल्यूज ले सकता है जो रियल नंबर्स हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था अंडर रूट -1, ये क्या होता है, आई. आयोटा इसको पढ़ते हैं, आयोटा को शॉर्ट में आई बोला जाता है. ठीक है, आयोटा सिंबल का मतलब है अंडर रूट -1. ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है. क्यों? क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है आपको. ठीक है, और अंदर में भी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए. अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो वो रियल नंबर नहीं होता है. जैसे -40 अंडर रूट में, ये रियल नहीं है. -8 ये रियल नंबर नहीं है. -8 को क्या लिख सकते हैं, -8 को लिख सकते हैं -1 इंटू 8. ठीक है, अंडर रूट -1 को तो कोई कुछ नहीं कर सकता. अंडर रूट 8 को 2√2 आप लिख के बाहर निकाल सकते हैं. और ये क्या है, ये है आई, तो ये क्या हो गया 2√2i. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे. सो इफ समबडी सेज कि -40 जो है अंडर रूट में इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो बॉटम लाइन क्या हुआ, बॉटम लाइन ये हुआ कि ये जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट का, इसका मतलब मैथ में हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. ओके, फॉर एग्जांपल
हम लोग ग्राफ बहुत सारा पढ़ाई करा है हम लोगों ने अभी तक, ठीक है, एक्स और वाई। तो एक लाइन बना लेते हैं, मे बी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, अगर कोई सिर्फ इस पार्ट को दिखाना चाहे, ठीक है, मैथमेटिकली बताना चाहे कि मैं x ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट पे ध्यान देना चाहता हूँ, इस वाले पे, ठीक है, इस एरिया में फोकस करना चाहता हूँ, इधर वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जैसा कि टाइम में होता है, टाइम नेगेटिव कभी होता है, नहीं होता है। तो टाइम एक्सिस जब होगा एक्स एक्सिस पे, तो इस तरफ की चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं, सिर्फ इधर की चीज़ें मीनिंगफुल रह जाती हैं। तो x जो है, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव वाली चीज़ पे ध्यान देना, तो ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, याद होगा मिडिल ब्रैकेट्स का यूज़ कब करते हैं। मिडिल ब्रैकेट का यूज़ एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स को दिखाने के लिए किया जाता है। 2 3 4 -1 -2 -3, मतलब इस कलेक्शन में, इस सेट में, कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स में, सेट ऑफ नंबर्स। दिस इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। देखो कुछ चीज़ें, सम थिंग्स जो हैं मैथ में, वो सिंपल प्लेन इंग्लिश जैसी होती हैं, ठीक है, बट पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, क्योंकि वो उनको टेक्निकल करके बताया जाता है कि सेट इज समथिंग न्यू। नो, सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ओके। सेट ऑफ नंबर है, ये कैसा है, सेट है। इस सेट के कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने हैं, मतलब एलिमेंट्स मतलब फैमिली मेंबर्स। कितने फैमिली मेंबर्स आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। और जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स का नाम लिख रहे होते हैं तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो एक सिंबल हो गया हमारा बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब देखो, मान लो मैं कोई एक सेट लिखना चाहता हूँ, एक सेट ऑफ समथिंग्स है, सम नंबर्स है, वो नंबर, वो सेट मैं लिखना चाहता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ए जो है वो एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अंदर मैं एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ए इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स मान लो एक्स हैं, सारे नंबर्स क्या हैं, एक्स, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। तो इस डिपिक्शन को क्या पढ़ना है ये समझना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। इस डिपिक्शन को हम क्या पढ़ेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे पढ़ना है आप देखो ध्यान से, इसको पढ़ना है a इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। a जो है वो क्या है, सेट ऑफ नंबर्स है। सेट कैसे पता चल रहा है, इस मिडिल ब्रैकेट से। a इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स हुज एलिमेंट्स आर x, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये वेरिएबल x उसका एलिमेंट है। x लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट है x, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, ये सारे वैल्यूज़ इसी सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये पहचान दिया हुआ है x का कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब अगर कोई ये शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना चाहे, हर एलिमेंट को लिखना चाहे, तो वो क्या लिखेगा, x के सारे रियल नंबर्स वाले वैल्यूज़, जैसे -1 1 2.5 0 1.3333 रिकरिंग नंबर, ठीक है, 10 -10, कुछ भी, जितने रियल नंबर्स हैं सब कुछ लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। नीचे जो मैंने लिखा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये क्या है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस मतलब छोटा किया हुआ, शॉर्ट डिपिक्शन के लिए बनाया हुआ। हर जगह इतना बड़ा लिखना पॉसिबल है क्या, ना सारे नंबर्स हम लिख भी सकते हैं, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ a इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स x वेयर x -1 इज ग्रेटर देन 0। एक हमेशा इस तरफ पहचान लिखी रहेगी आपको, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्टेंट कह लो या आइडेंटिटी कह लो, ठीक है, कुछ भी x के बारे में हिंट कह लो, हमेशा एक ना एक हिंट दिया हुआ रहेगा। मतलब a is a set of elements x where x -1 is greater than 0। तो आपको पता है ना, नंबर लाइन पे ये रहा 1,
ठीक है, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 3, ये नंबर लाइन है, इधर -1, तो 1 से आगे कह रहा है, 1 से आगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन रखा है मैंने, क्लोज नहीं किया क्योंकि 1 पे इक्वालिटी नहीं है। x-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो इधर x-1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1.00001 2 3 10 15, कोई भी नंबर हो जो 1 से बड़ा हो, ये सारे नंबर्स इसी सेट को बिलोंग करते हैं, सेट ए को। क्यों ऐसा लिखा, क्या तुम ये सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो? सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं नेचर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, x-1 ग्रेटर देन 0, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, कितने नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? टोटल इनफाइनाइट नंबर्स हैं 1 के आगे, 1 के आगे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। देखो कोई भी नंबर उठा लो नंबर लाइन पे इस तरफ का, वो इसको सेटिस्फाई करेगा x-1 ग्रेटर देन 0 को। तो ऐसा एक तो नंबर तो है नहीं कि आप सेट में आराम से लिख देंगे। बोलो ये कितना बड़ा बन जाएगा, पेजेस भर जाएंगे, पूरी दुनिया भर जाएगी, लेकिन ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे। इसीलिए शॉर्ट में इनका डिपिक्शन लिखा जाता है कि a is a set of numbers x where x-1 is greater than 0। तो ऐसे भी कॉन्स्टेंट बताया जा सकता है, x की पहचान बताई जा सकती है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, सेट को कैसे लिखा जाता है, अ सेट ऑफ नंबर्स को। ठीक है, जैसे मान लो एक पार्टी चल रही है, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, अरुण है, विवेक है, चंदन है, दीपक है, ठीक है, एड है, फराज है, जी से ले लो गीता है, एच से ले लो डॉक्टर हाथी हैं, आई जे के एल, ऐसे बच्चे हैं 12 बच्चे। ठीक है, इन 12 बच्चे में से मान लो मुझे एक सेट बनाना है एम। ठीक है, एम इज अ सेट ऑफ चाइल्ड वेयर, और दूसरा कॉमा दे करके क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट जो चीज़ है, एज ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन 9 ईयर्स। मतलब क्या हो गया, एम सेट है उन सारे बच्चों का जिनका एज क्या है, 9 से ज़्यादा, मे बी बी की ज़्यादा हो, एफ की ज़्यादा हो, के की ज़्यादा हो और एच की ज़्यादा हो, 4 ही लोग हों। मतलब इस एम सेट को अगर एक्सपेंड करके लिखा जाए तो अंदर कौन कौन आ जाएगा, बी, एफ, एच और के। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस सेट एम में, 4। ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो डिपिक्शंस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेट का नाम कैसे लिखा जाता है, पहचान देखो, पहचान हमेशा कॉमा से सेपरेटेड रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, सिंबल्स यूज़ करना सीख गया। हमने दो चीज़ का सिंबल देखा, एक बिलोंग्स टू का और दूसरा सेट को कैसे लिखा जाता है। सेट को ऐसे लिखा जाता है, लेट एम बी अ सेट, एम इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिखा जाता है, कॉमा करके ये लिखा जाता है कि वो एलिमेंट कैसे पहचाना जाएगा, कॉन्स्टेंट क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रिलेशंस किसको कहा जाता है। रिलेशंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन फंक्शन से आते हैं, तो रिलेशन होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मान लो इस तरफ एक बॉक्स है और एक इस तरफ बॉक्स है, दो बॉक्सेस रखे हैं, ये है बॉक्स B1 और ये है बॉक्स B2। ठीक, इधर कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर इधर लिखे हैं, और इस तरफ भी 10 नंबर लिखा है 2 3 4 7 8 9 10 और 11, इतने नंबर्स लिखे हैं। इस सेट के एक एलिमेंट को दिखाने के लिए लेट्स से कि हम x का यूज़ करते हैं, किसी भी एलिमेंट को। जैसे ये देखो x बराबर 4, x बराबर 7, ये एलिमेंट्स है ना इसके, इस बॉक्स के।
और इस बॉक्स के हर एलिमेंट को दिखाने के लिए हम y यूज करते हैं। ठीक, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है x और y को किसी रिलेशन में बांधना। वही रिलेशन में बांधने का मतलब एक कॉन्स्ट्रेंट में बांध देना। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट में बांधने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो एग्जांपल में बताता हूँ। कॉन्स्ट्रेंट में इक्वेशन हो सकता है, मतलब एक इक्वेशन की मदद से x और y को लिंक कर देना, या इनइक्वालिटी हो सकता है। दो ही होता है और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y को और x को एक ही साथ लिखा जाए, ऐसे कि इन दोनों में रिलेशन बन जाए। जैसे ये ऊपर जो एग्जांपल मैंने लिया है, ध्यान से देखो, ये रिलेशन इसमें बड़ा सिंपल सा है, इसलिए क्लियरली दिख जा रहा है। वो रिलेशन क्या है? देखो मैं लिखता हूँ। रिलेशन ये है कि y जो है ऐसे लिखा हो, मान लो x+1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा, ये रिलेशन है कि नहीं? ये पहली बात, पहले हम ये जज करेंगे ये इक्वेशन है कि इनइक्वालिटी है। बोलो, ये एक इक्वेशन है। इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? y और x। y किस सेट का है, किस बॉक्स का है? b2 का। और x किस सेट का है, किस बॉक्स का है? b1 का। b1 b2 बॉक्सेस हैं जिनको मैथ में सेट कहा जाता है। और इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, क्या रिश्ता बन रहा है कि y जो है वो x से एक ज़्यादा हो। देखो इधर एक है, ठीक है, एक अलग कलर से देखते हैं। अगर इधर एक है तो उसके लिए इधर एक दो है, एक ज़्यादा। अगर यहाँ 9 है तो इधर इसके लिए एक और एलिमेंट है 10। इधर अगर 6 है तो इधर 7 है, उससे एक ज़्यादा। तो हर बार y = x+1 अवेलेबल है कि नहीं मेरे पास? हर x की वैल्यू के लिए उससे ज़्यादा एक इस सेट में अवेलेबल है कि नहीं? बताओ। तो इसी एक रिलेशन को x और y को एक दूसरे के साथ बांध देना संभव। कोई कॉन्स्टेंट अभी नहीं है, अभी मैंने कुछ नहीं बोला कि कैसे बांधना है, बस बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं कोई मतलब नहीं है उससे, पर बंधे हुए हैं। ठीक है, चाहे वो जैसे भी बंधे हुए हों, उनमें कोई ना कोई एक पैटर्न होता है। ठीक है, कोई ना एक पैटर्न जुड़ा हुआ रहता है। जैसे फंक्शन मैंने बताया था ना आपको, कि जैसे आपको मशीन मिलेगी वैसा आपको उनका आउटपुट आएगा। फंक्शन में याद होगा, इधर इनपुट था इधर आउटपुट था, तो इनपुट आउटपुट लिंक्ड था। उसी तरह यहाँ पे भी रिश्ता है इनपुट आउटपुट का। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट है फंक्शन से। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ y = x-2, x² + y = 3, x³ / a³ + y³ / b³ = 1। ठीक है, और कुछ लिख लेते हैं, y = log x, y = sin x / log x। कुछ भी आप कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपोनेंशियल, माइनस, लॉग, साइन एक्स, इन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये दोनों किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। y > x² + 2, x y / sin x, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैथ्स में इसी को रिलेशन कहा जाता है। रिलेशन क्या कहा जाता है? इस सेट में और इस सेट में, इस सेट के एलिमेंट्स में और इस सेट के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, कुछ ना कुछ रिश्ता हो। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ लिंक हो। वो लिंक थ्रू एन इक्वेशन हो सकता है, वो लिंक थ्रू एन इनइक्वालिटी हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को रिलेशन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरी चीज़ को रिलेशंस कहा जाता है। रिलेशंस किसके बीच में? दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में। हमेशा याद रखना है रिलेशन चीज़ जो है, जैसे हमारे रियल लाइफ में रिलेशन होता है ना, रिश्ता होता है, वैसे ही ये भी है। तो ऑब्वियसली दो लोगों के बीच में होगा। अकेला आदमी अपने आप से क्या रिश्ता बनाएगा? तो हमेशा दो आदमी चाहिए होते हैं रिलेशंस के लिए। ठीक है, और रिलेशंस और फंक्शन में डिफरेंस क्या है ये भी देखना है। ठीक है, रिलेशंस और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि रिलेशन में वही हो रहा है जो फंक्शन में होता था। फंक्शन में भी आपने बताया था एक y है और इधर x है, दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि
फंक्शन में एक इनपुट अगर आप डालेंगे तो इसका जो आउटपुट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिक होता है आउटपुट। याद रखना, इनपुट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट यूनिक होता है। मतलब अगर इनपुट कौन होता था? एक्स। एक्स के लिए एक ही आउटपुट होगा फिक्स। ये देखो, ये ग्राफ, दो आउटपुट नहीं हो सकता है, एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये वाई, ये वाई, वाई यूनिक। हर एक्स के लिए एक वाई यूनिक होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझना है। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा होता था, पैराबोला। तो एक वाई के लिए एक वाई यूनिक जो है, यूनिक वाई इस एक्स के लिए भी आ रहा है और इस एक्स के लिए भी आ रहा है। तो दो एक्स के लिए एक यूनिक वाई आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन रिलेशंस में क्या होता है, y अलग अलग भी आ सकता है एक ही x के लिए। फॉर अ सिंगल x, we can have मल्टीपल y। यही डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन। फंक्शन में y यूनिक होता है, रिलेशन में y यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी। ये देखो, ठीक है, ऊपर y एक्सेस है, नीचे x एक्सेस है। देखो जरा, इस x के लिए मैंने क्या बोला था? फॉर अ सिंगल x, इस x के लिए देखो तो जरा, एक y ऊपर भी आ रहा है और एक y नीचे भी आ रहा है। देखो जरा, आ रहा है कि नहीं? ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, बताएंगे ये बाद में, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। बट व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर इज दैट सी फॉर अ सिंगल एक्स इट्स गिविंग यू टू वाईज। नाउ द वाई इज द वाई रिमेनिंग यूनिक? टेल मी, एक एक्स के लिए क्या यूनिक वाई आ रहा है? नहीं, ऊपर भी एक वाई आ गया, नीचे भी एक वाई आ गया, वाई वन वाई टू। तो जैसे ही वाई की यूनिकनेस खत्म हो जाती है, वाई की यूनिकनेस खत्म हो जाती है, आपका फंक्शन फंक्शन नहीं रह जाता है, वो जनरल रिलेशन बन जाता है, एक जनरल रिश्ता बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि रिलेशंस जो हैं वो बिल्कुल जनरल होते हैं, उनमें कोई कंडीशन नहीं होता वाई यूनिक एक्स यूनिक, कुछ नहीं। लेकिन फंक्शन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें वाई का यूनिकनेस होता है। एक एक्स के लिए एक ही वाई आएगा, वाई यूनिक होता है, वाई कभी दो नहीं आएगा एक्स के लिए। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि रिलेशंस का जो फैमिली है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और किसी खास खास कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करने की वजह से इसका एक छोटा हिस्सा फंक्शन भी है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट है। सबसेट मतलब छोटा सा हिस्सा। फंक्शन रिलेशन का ये पूरा बड़ा वाला जो स्क्वायर ये है, रेक्टेंगल है, वो क्या है? रिलेशंस की फैमिली। और उसमें से छोटा सा पार्ट फंक्शन का है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन में y को यूनिक रखना पड़ता है ना, कुछ स्पेशल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अभी ये फैमिली है बहुत बड़ी, इसमें से मान लो किसी को सिर्फ मैगी ही खाना है, तो बहुत बड़ी फैमिली में मैगी किसी को नहीं भी खाना हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन मतलब मैगी खाने वालों की संख्या कम भी हो सकती है इसमें से। ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली, या मे भी एक स्टेट है पूरा ले लो, तो हर एक स्टेट में सब लोगों को मैगी पसंद होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैगी खाने वालों की संख्या कम है, तो फंक्शन एक पार्ट है रिलेशन का। ठीक है, फंक्शंस आर स्मॉलर पार्ट ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस ज़्यादा जनरल है। ठीक है, रिलेशंस जो हैं ज़्यादा जनरल है। जैसे अभी कोविड है, ठीक है, कोविड-19 में देखो आपको फीवर है, मान लो फीवर बहुत लोगों को होता है। ठीक है, तो फीवर इज़ लाइक रिलेशन। ठीक है, फीवर जनरल चीज़ है, बहुत लोगों को फीवर होता है, बट इस फीवर की स्पेशलिटी है कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। ठीक है, आपका टेस्ट और स्मेल भी जा रहा है, तो ये किसके लक्षण हैं? कोविड के।
उसी तरह सिर्फ x और y में कोई एक पैटर्न होना, किसी एक पैटर्न में बंधा हुआ होना, वो रिलेशंस है। लेकिन इस x और y की स्पेशलिटी जैसे ही आ जाती है कि y इसमें यूनिक होना चाहिए हर x के लिए, फॉर ईच x y शुड बी यूनिक। ये रिलेशन किसका बन जाता है? फंक्शंस का। ठीक है, तो फंक्शंस और रिलेशंस एक ही सेंस की चीज़ें हैं। ठीक है, बस रिलेशंस जो है वो बहुत जनरल बात है। ठीक है, रिलेशंस बहुत जनरल बात है और फंक्शन में थोड़ी सी स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा मतलब फंक्शन से ही है। ठीक है, तो अब इस लास्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, डोमेन और रेंज क्या होता है। ये एक फंक्शन के लिए डिफाइंड है। ठीक है, हम लोगों को फंक्शन से मतलब, तो हम लोग अब अपने फंक्शंस पे आ जाएंगे वापस। रिलेशंस को और पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें डिपिक्शन है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में, पर वो बहुत आसान है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्या होता है किसी फंक्शन का? डोमेन होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, डोमेन वो सारे वैल्यूज होते हैं x के जिनके लिए y कुछ ना कुछ आपको आता है। और रेंज क्या होता है? वो y वैल्यूज जहाँ तक फंक्शन अपने आर्म्स फैलाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐसा। ठीक है, ये फंक्शन है, देखो हर x पे एक यूनिक y मिलेगा, हर x पे एक यूनिक y है। दो y है क्या? बताओ, हर x पे एक यूनिक y आपको मिलेगा। ये फंक्शन। ठीक, फंक्शन का डोमेन क्या होगा? फंक्शन का डोमेन उन x की वैल्यूज को कहा जाता है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। ये देखो, इससे ज्यादा है क्या? इससे ज्यादा न इधर का x वैलिड है न इधर का x वैलिड है, सिर्फ इतना ही x वैलिड है। मान लो ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू है 0, तो 0 से 4 x वैल्यूज यहीं तक जा रही हैं, 0 से 4। 0 पे भी है वैल्यू तो क्लोज्ड इंटरवल बड़ा ब्रैकेट, और 4 पे भी वैल्यू एग्जिस्टिंग है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो 0 से 4 ये बन गया x का डोमेन, ये वाला। ठीक है, इसको कैसे लिखते थे मैथमेटिकली, याद होगा मैंने बताया था 0,4। ठीक है, तो x का डोमेन ये बन गया। इसी चीज को डोमेन कहा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक x वैल्यू होती है। ठीक, ऑन द अदर हैंड y वैल्यू जो है, मान लो ये भी 0 से 4 तक जा रहा है, ये देखो, तो इसके ऊपर y है क्या? इसके नीचे y है क्या? नहीं है ना। तो जहां से जहां y जाएगा, y अगेन 0 से देखो 4 तक जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? फंक्शन का रेंज। ठीक है, बस बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो डोमेन जो है वो x वैल्यूज होती हैं, वैलिड x वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, और रेंज होंगी y वैल्यूज जिनका y वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। y वैल्यू क्या होता है? द फंक्शन इटसेल्फ होता है ना, द फंक्शन इटसेल्फ। तो जो फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो रेंज है। बस याद रहे, डोमेन में x की उन वैल्यूज को नहीं इंक्लूड किया जाता है जहाँ पे y वैल्यूज नॉन एग्जिस्टिंग है ही नहीं, गायब है। जैसे देखो 5 पे क्या है y वैल्यू, बताओ, इधर फंक्शन गायब है तो नॉन एग्जिस्टिंग हो गया। तो ऐसे x को डोमेन में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पे y वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है, इन्फिनिटी, वहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं डालना है, वहाँ भी डोमेन में उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे एक बहुत फेमस ग्राफ है जो आज हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, आपको अच्छे से याद होगा, इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ, tan x का, tan थीटा का। ठीक है, मान लो इधर थीटा प्लॉट करते हैं हम डिग्रीज में, और इधर tan थीटा प्लॉट करते हैं ऊपर में, y क्या हो गया? tan थीटा। तो आपको इसका कर्व याद होगा, इसका कर्व कुछ ऐसा होता था, इन्फिनिटी जाता था, इधर माइनस इन्फिनिटी जाता था, फिर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता था और इधर जाता था। ठीक है, ये π/2 पे ऐसा होता था। ठीक है, और पाई पे 0, पाई मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, ये मतलब 0 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। तो 90 डिग्री पे आप देखो तो ज़रा ये इन्फिनिटी हो जा रहा है tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो जब भी आप डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए tan थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, एक्सेप्ट के लिए माइनस का यूज़ करते हैं, मतलब इसमें से घटा देंगे हम किस चीज़ को, π/2। π/2 देखो, π/2 पे वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ध्यान से देखो आप इस चीज़ को, ये पहले भी बता रखा है, π/2 के जस्ट पहले वैल्यू इन्फिनिटी होने जा रही है और π/2 के जस्ट बाद वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होने जा रही है। तो π/2 पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। डिफाइन नहीं कहने का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस π/2 को हटा देना होता है डोमेन लिखते टाइम, ये बताने के लिए कि π/2 पे ज़रूर वैल्यूज कुछ ऊपर नीचे आ रही हैं, ठीक है। तो π/2 की वैल्यू आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अगेन π/2 के बाद आप देखो यहाँ पे 3π/2 पे भी इन्फिनिटी होने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अगेन 3π/2 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 3π/2 भी वैल्यू आप मत डालिए, ठीक है। अगेन आप आगे बढ़ोगे तो 5π/2, ये सारी वैल्यूज इसी तरह। जो ऑड मल्टीपल है π/2 का, देखो जरा π/2 का ऑड मल्टीपल है यहाँ पे 1, π/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, π/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऑड नंबर्स हैं कि नहीं, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो गया। और जैसा ये पॉजिटिव साइड मिल रहा है देखो, वैसा ही इधर निगेटिव साइड भी आपको मिलेगा, देखो मिल रहा है ना -π/2 पे, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप देखोगे जब पूरा ग्राफ प्लॉट करोगे, ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो -π/2 मिला, अगेन -3π/2 मिलेगा। तो ये जो ऑड मल्टीपल हमने लिखा है ये प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज प्लस माइनस दोनों, ठीक है। मतलब प्लस माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, प्लस माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये वो चीजें हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होने जा रही है, ठीक है। फाइनाइट नहीं रहेगी, ये इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज को डोमेन में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे डोमेन में उसको हटा दिया जाता है एक्सप्रेस करते टाइम, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। दूसरी चीज आपको याद होगा, मान लो कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल्स टू 1/x-2 ऐसा लिखा हुआ, और आपसे पूछा जाता है बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन को किससे मतलब होता है, x से, कि x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आप डाल सकते हैं, ठीक है। जरा इस फंक्शन को आप देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू x-2 को, न्यूमरेटर में कुछ प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में है x-2। इस x-2 को डिनोमिनेटर में होने के वजह से आपको ये चीज़ तो पता है कि डिनोमिनेटर इज नेवर ज़ीरो, डिनोमिनेटर को कभी ज़ीरो नहीं करना होता है। तो x-2 शुड नेवर बी ज़ीरो, 2 को आप उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, x शुड नेवर बी 2, समझ रहे हो। तो कुछ कॉन्स्टेंट है, हर फंक्शन की अपनी पहचान है, ठीक है। उसी पहचान के हिसाब से डोमेन और रेंज डिसाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ ये फंक्शन को देख के मुझे पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x-2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। x-2 जीरो कब होगा, जब x बराबर 2 हो जाए। देखो x बराबर 2 रख दोगे तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1/0। 1/0 एनीथिंग बाई जीरो जो है वो इनडिटर्मिनेट है, इसको ये डिफाइन नहीं है, समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स में ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ x की कौन कौन सी वैल्यू डाली जा सकती है, यहाँ पे x की वैल्यूज सब कुछ डाली जाती है एक्सेप्ट दिस एलिमेंट 2, ये 2 के अलावा सब डाला जा सकता है। 2 को अंदर मिडिल ब्रैकेट में क्यों रखा गया, ये एक सेट बना के मैंने लिखा है, ठीक है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 1, वो कौन सा एलिमेंट है, 2। तो ये हो गया डोमेन। डोमेन को आप ऐसे लिखेंगे कि डोमेन क्या है, सारा रियल नंबर डोमेन हो सकता है सिवाय 2 के, क्योंकि हम यहाँ पे 2 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा एग्जांपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, नीचे लिखा हुआ है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब क्या करें? तो इस फंक्शन में कहीं भी x की वैल्यू कुछ भी डालने पे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जैसे x बराबर 5 डाल दो, क्या हो जाएगा y हो जाएगा 5 माइनस टू इंटू 5 माइनस वन। देखो तो आराम से वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। x की कोई निगेटिव वैल्यूज ले लो, x इक्वल्स टू -10, तो y क्या हो जाएगा? -10 माइनस टू और -10 माइनस वन। कोई प्रॉब्लम, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट x बराबर 2 डाल सकते हैं क्या? x बराबर 1 डाल सकते हैं क्या? x बराबर 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए। तो मुझे क्या समझ में आया कि डोमेन, डोमेन मतलब x वैल्यूज, x वैल्यूज सारी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट वो वैल्यूज जिन पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता हो। और वो वैल्यूज कौन है? 1 और 2। ठीक है, तो ये एक दो एलिमेंट का सेट है। ठीक है, बाई एलिमेंट, बाई मतलब दो, बाई एलिमेंटल सेट हो गया ये। दो एलिमेंट का सेट है 1 और 2, उसको छोड़ के x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो डोमेन निकालना बहुत आसान है। देखो जरा, y इक्वल्स टू लॉग एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो, मोस्टली 10 या e होता है, बताया था मैंने आपको लॉग में। चलो बेस कुछ भी हो, डोमेन का मतलब क्या हुआ? हमको किस पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है x पे। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या क्या डाली जा सकती है। तो आपको याद होगा लॉग होता क्या है आखिर, बताओ? y इक्वल्स टू लॉग x, नीचे मान लो कुछ भी बेस है, लेट्स से e ही है। ठीक है, तो x क्या होता है? x होता है e की पावर y। इस e पे इसको चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि log क्या है? log क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, log क्या है? एक्सपोनेंट। मतलब y क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, y ही तो log है ना, y इक्वल्स टू log x पे सी। तो y एक्सपोनेंट है, मतलब e की पावर y कर देने से क्या हमको मिल जाएगा वापस? x। ठीक है, तो आपको याद होगा आपको x की ही तो वैल्यू निकालनी है ना डोमेन निकालने के लिए, और आप ये कर्व नहीं जानते हैं x इक्वल्स टू e की पावर y। देखो जरा, ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व का कभी निगेटिव वैल्यू होता है? एक्सपोनेंशियल कर्व कभी 0 होता है? देखो तो 0 अप्रोच करता है ये, लेकिन कभी भी मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स का डोमेन, लॉग एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x हमेशा 0 से बड़ा डाला जाता है, log का आर्ग्यूमेंट कभी 0 या निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और log का कर्व भी आपको याद होगा, देखो जरा, log का कर्व कैसा होता था? ऐसा होता था ना, ये है x वैल्यूज, ये है y वैल्यूज। देखो तो जरा, 0 पे कुछ वैल्यू है log की? नहीं, अप्रोचिंग है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन मैंने बताया था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को काउंट नहीं करते हैं डोमेन में। जहां भी y की वैल्यूज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो रही है, वो x को डोमेन में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, क्या निगेटिव साइड लॉग का कर्व है? नहीं है, तो x निगेटिव कभी डोमेन में होगा ही नहीं, हमेशा x पॉजिटिव ही डोमेन में होगा। तो y इक्वल्स टू लॉग x का डोमेन क्या हो गया? x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है log x प्लस 1, y इक्वल्स टू log x प्लस 1। तो आपको पता है ना, log का आर्ग्यूमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे log का आर्ग्यूमेंट क्या है? x प्लस 1। ऐसा x को अलग मत कर लेना आप, ये पूरा अब आर्ग्यूमेंट बन गया। अंदर में कुछ भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट में, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, log 1 प्लस एक्स भी हो सकता है अंदर में, log 1 प्लस एक्स। तो ईच एंड एवरी टाइम आपको आर्ग्यूमेंट को क्या करना है? पॉजिटिव। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x 1 को उधर भेज दो, x ग्रेटर देन -1, यही डोमेन बन गया। मतलब नंबर लाइन पे -1 के पीछे की वैल्यूज हमको नहीं लेनी है, -1 की वैल्यू भी नहीं लेनी है। देखो, इक्वलिटी नहीं है, इक्वल टू -1 नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? इक्वलिटी रहेगी तभी उसको लेना है।
तो ये बात आप याद रखेंगे कि डोमेन का, अच्छा बॉटम लाइन क्या हुआ, डोमेन कैसे निकालेंगे हम? तो डोमेन निकालने के लिए आपको फंक्शन को देखना है, सारे फंक्शंस के डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं। तो अगेन फंक्शंस को जानना कितना ज़रूरी है, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक उनकी वैल्यूज़ होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, देखो ज़रा साइन थीटा कर पहले बता रखा है हमने, ये y है और इधर थीटा है। तो साइन थीटा का कर्व ऐसा होता है और ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, ठीक है। उसी तरह निगेटिव साइड भी होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक कर्व है, जैसा उधर वैसा ही इधर, ठीक है। तो देखो जरा इस कर्व को, और आपको ये भी बता दिया गया है कि 1 से ऊपर नहीं और -1 से नीचे नहीं, वाई वैल्यूज इसकी। तो वाई वैल्यूज जो हैं साइन थीटा की वो -1 to 1 ही रहती है। और एक्स वैल्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? कहीं भी, कहीं पे वैल्यू इन्फिनिटी आ जा रही हो, या कहीं पे ग्राफ गायब हो, कहीं पे हिस्सा टूटा हुआ हो इसका, कहीं भी ऐसा हो रहा है क्या? थीटा वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल हमने थीटा लिया है, थीटा वैल्यूज कभी भी ऐसा हो रहा है क्या कहीं भी गायब हो थीटा? तो थीटा वैल्यूज पे नो रेस्ट्रिक्शन है, थीटा वैल्यूज पे नो रेस्ट्रिक्शन। तो डोमेन क्या लिखेंगे? डोमेन मतलब थीटा, थीटा वैल्यूज कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं? तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं? और थीटा बिलोंग्स टू -∞ to ∞, कोई भी नंबर आप रख लो -∞ से ∞ तक का, ठीक है, सारी वैल्यूज थीटा की हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू कितना भी डाला जा सकता है, 5 करोड़ डिग्री भी अगर आप डालना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, -50 डिग्री भी डालना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वाई वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं? वाई वैल्यूज है -1 to 1। तो यही क्या हो गया इस फंक्शन का रेंज। रेंज मतलब किस रेंज में ये ऑसिलेट करता है, किस रेंज में ये रहता है। तो -1 to 1 हो गया इसका रेंज। तो अगर कोई बच्चा रेंज लिखना चाहेगा तो वो क्या लिखेगा? रेंज लिखेगा -1 to 1। -1 भी वैल्यू उसकी होती है, देखो, है ना। तो -1 पे क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है, बड़ी ब्रैकेट को। क्लोज मतलब वो वैल्यू खुद ब खुद ली जा रही है, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू ली जा रही है। ये जो बाउंड्री की वैल्यू है -1 वो फंक्शन में आ रहा है, और ये 1, ठीक है। तो -1 to 1 रेंज हो जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर और हम लोग एग्जांपल करेंगे आगे। y इक्वल्स टू मान लो tan थीटा लिखा हुआ है, तो ग्राफ अगर आता है तो बहुत आसान है, उसके बिना भी बताया जा सकता है। ग्राफिकल अप्रोच से देखते हैं tan थीटा। बेसिक जो बहुत बेसिक फंक्शंस हैं उनका ग्राफ से ही बहुत आसान होता है। तो इस तरफ मैंने प्लॉट कर दिया y इक्वल्स टू tan थीटा, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया? थीटा। ग्राफ आपको पहले से पता है, ये ऐसा π/2 पे ये इन्फिनिटी होने जाता है, और नीचे से भी ये -∞ होने चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ रिपीट होते रहेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो होते हैं वो पूरे रियल नंबर पे फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इसका डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन जैसे ही बोला जाए वैसे ही आप x एक्सिस पे जाओ, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थीटा की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन फाइनाइट वैल्यू लेता है, एक्सेप्ट ये वाले वैल्यूज, एक्सेप्ट ये वाले, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। x नहीं, थीटा लिख लेते हैं, थीटा लिखे थे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका हो गया डोमेन। लेकिन क्या सारे रियल नंबर पे इसका वैल्यूज फाइनाइट है? देखो नहीं है ना। तो इसमें से हम वो सेट घटा देंगे। कौन सा सेट था वो था प्लस माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इस सेट को हम घटा देंगे इसमें से, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7 टाइम्स π/2। ये सब नहीं डालना है, क्योंकि इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है? इन्फिनिटी या -∞, इनडेफिनेट हो जा रही है, इसीलिए इसको डोमेन में इंक्लूड हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज रेंज।
रेंज के लिए आप y वैल्यूज देखते हैं, देखो तो जरा कौन सा वैल्यू है y का जो ये अज्यूम नहीं कर रहा। देखो कोई भी वैल्यू ले लो, है ही वो वैल्यू। देखो निगेटिव में कोई भी वैल्यू ले लो है, पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू ले लो देखो है। मतलब रेंज जो है tan थीटा का वो -∞ टू इन्फिनिटी है। ठीक है, y वैल्यूज कुछ भी हो सकती है tan थीटा की। मतलब जो आपको स्लोप पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में आजकल, वो स्लोप की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही रेंज होता है। तो फंक्शंस का डोमेन रेंज आप निकालेंगे कैसे? डोमेन निकालते वक्त आप देखो कि x की कौन कौन सी वैल्यूज नहीं लगाई जा सकती है। जैसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आपको पता है अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। साइन है तो आपको पता है अंदर की चीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो सारा रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। अगर आपको पता है फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कुछ, तो आपको मालूम है ना कि डिनोमिनेटर नहीं होता है जीरो, तो डिनोमिनेटर जिन जिन x की वैल्यूज पे या थीटा की वैल्यूज पे जीरो हो रहा है उसको आप डोमेन में से हटा देंगे। डोमेन ऐसे ही निकाला जाता है। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस शीट भी मैं भेजता हूँ। डोमेन हो गया। अब रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज बहुत आसान है, रेंज निकालना बहुत आसान है। आप देखो वैल्यूज डाल के कौन कौन सा, पहले पहले डोमेन निकाल लो आप। ठीक है, पहले आप क्या कर लो, डोमेन निकाल लो, तब रेंज निकाला जाता है। डोमेन से रेंज पता चल जाता है। प्लस एक दो और चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है रेंज निकालने से पहले। एक तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करके कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप डोमेन पे फोकस करना है आपको कि डोमेन हम सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। डोमेन मतलब वो एक्स वैल्यूज़ जिनके लिए वाई वैल्यूज़ मेरे को सही सही आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, रियल आ रही हैं। ठीक है, तो एक्स वैल्यूज़ डोमेन जो है वो हमारा फोकस है। रेंज निकालना बहुत आसान है। जब हमको डोमेन का अच्छा ज्ञान हो जाता है तो रेंज अपने आप निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट करेंगे फर्स्ट क्लास के बाद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।